विचार विमर्श कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं निमिष कपूर। विचार विमर्श में हमारा आज का विषय है जैविक ऊर्जा एक विकल्प। अगर आप खेतों से जुड़े हैं और अपनी फसल की कटाई के बाद बचे अवशेष से या अवशिष्ट से जैविक ऊर्जा बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं तो ये विचार विमर्श आपके लिए खास है। आज देश में 48.5 लाख परिवारों को सीधे जैविक ऊर्जा संयंत्रों से फायदा पहुंच रहा है। आज की इस परिचर्चा में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने वाहनों को, अपने इंजन को डीजल से जैविक ईंधन में परिवर्तित कर सकते हैं। हम ये भी बात करेंगे कि कैसे आप अखाद्य बीजों से निकलने वाले तेल से आप उसको ईंधन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और एक जैविक ऊर्जा का भरपूर उपयोग उठा सकते हैं। आज एक विशेष पैनल हमारे साथ है जिसका हम आपको परिचय दे दें। हमारे साथ हैं प्रोफेसर वी.के. विजय साहब। आप प्रमुख हैं ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी केंद्र आईआईटी दिल्ली में। प्रोफेसर विजय, आपका स्वागत है। हम आपसे जानेंगे कि किस तरह से जैविक ऊर्जा में अनुसंधान आईआईटी दिल्ली कर रहा है। और आपके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी, सलाहकार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार। डॉक्टर त्रिपाठी, हम आपसे जानेंगे ग्रामीण जनता को किस तरह से आपका मंत्रालय जैविक ऊर्जा से जुड़ी स्कीम से लाभान्वित कर रहा है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सी.एस. राघव, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र, अरुणाचल प्रदेश। डॉक्टर राघव, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर त्रिपाठी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि देश में किसान फसलों की कटाई के बाद जो अवशिष्ट बचता है उसको जला देता है, जिससे कि हमारा पर्यावरण भी दूषित होता है और वो जैविक ऊर्जा के लाभ से भी वंचित रह जाता है। एक तरफ ये स्थिति है और दूसरी तरफ आंकड़ों के अनुसार मंत्रालय के पास 48,50,000 जैविक ऊर्जा संयंत्र हैं, बायोमास प्रोडक्शन केंद्र हैं जहां पे आप एनर्जी बना रहे हैं और 48 लाख परिवारों को सीधे उनका लाभ मिल रहा है। तो क्या कुछ ऐसी जागरूकता भी आपके मंत्रालय की ओर से इसको प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि किसान उस खेती के अवशिष्ट को न जलाए और उससे उसका सीधा लाभ वो जैविक ऊर्जा के उत्पादन में ले पाए? जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। जो फसलों के बाद, कटने के बाद जो उसके अवशिष्ट बचते हैं वो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं। इनका इस्तेमाल हम लोग ऊर्जा बनाने में कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि दो तरह के से इनका इस्तेमाल हो सकता है। आपने जैसे बताया कि 48,50,000 बायोगैस प्लांट्स हैं वो, जो कि जो हमारे पशुओं के अवशिष्ट होते हैं उनके गोबर से बनाए जाते हैं और जो इनसे फसलों के अवशिष्ट निकलते हैं उनसे मिलाकर भी जो हरे भरे अवशिष्ट हैं उनको मिला के बना सकते हैं। लेकिन जो कटाई के बाद जो फसलों पूरी पक जाती हैं, कटाई के बाद जो निकलते हैं उनके अवशिष्ट से हम लोग बना सकते हैं प्रोड्यूसर गैस, जो कि गैसीफायर नामक संयंत्र होता है, जिसमें हम लोग बना सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो जैसे कि अरहर है उसके डंठल निकलते हैं, गेहूं है उसकी कटाई के जो बाद जो निकलता है, तो फसलों के कटने के बाद जो उनके डंठल युक्त वेस्ट होता है उसको हम लोग एक बायोमास गैसीफायर संयंत्र में जलाते हैं, जिससे कि प्रोड्यूसर गैस निकलती है और इस प्रोड्यूसर गैस से फिर हम बिजली बना सकते हैं या इसको सीधे तापीय उपयोग में ला सकते हैं। यानी बड़े तौर पे हम देखें तो बिजली बनाने के लिए आप ग्रिड से जोड़ते हैं अपने संयंत्र को और उसमें किसानों को भी लाभ होता है। जी, देखिए, इसमें मैं आपको और थोड़ा सा अगर आप मुझे कहें तो मैं बताना चाहूँगा कि दो तरह से बिजली का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक तो जो बिजली हमने गैसीफायर से बनाई उसको हम लोगों ने अपने पूरे गांव में इस्तेमाल किया। अब वो इस पे निर्भर करता है कि कितनी हमारे पास बायोमास है, कितना बड़ा संयंत्र है, केवल गांव में ही खर्च हो जाएगा या जो अतिरिक्त बिजली होगी वो हम ग्रिड में डाल सकते हैं। तो दूसरा तरीका जो होता है इसको बनाने का कि जहाँ बड़े संयंत्र होते हैं जो कि मेगावाट स्केल्स में होते हैं, और उसमें हम क्या कर सकते हैं कि कई गाँव के अवशिष्टों को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उनको एक बड़े प्लांट में जलाते हैं, जिससे कि स्टीम पैदा करते हैं और स्टीम से फिर आगे हम बिजली बनाते हैं जो कि ग्रिड में जाती है। और इसका फायदा किसान को भी मिलता है। जी, इसका फायदा किसान को मिलता है। तो जो बिजली जो ग्रिड में जाती है वो एक तय रेट के अनुसार सरकार द्वारा खरीदी जाती है और उससे होने वाले लाभ को किसानों में बांटा जाता है। यानी खेती से फसल कटाई के बाद बचने वाले अवशिष्ट और गोबर आदि को मिलाकर आप
उसको बायोमास एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बायोगैस जिसे आप बोलते हैं बायोगैस संयंत्र, वो 48.5 लाख आपने बनाए हैं। उसके बाद ग्रिड कनेक्टिविटी से किसान बिजली भी पैदा करने में अपना योगदान दे सकता है और मुनाफा कमा सकता है। जी बिल्कुल। और अभी आप बताएंगे जो बिजली उत्पादन, क्योंकि आज सरकार नवीकरणीय ऊर्जा पर बहुत जोर दे रही है। हमारा लक्ष्य आने वाले वर्षों में 1 गीगावाट पहुंचने का है, तो जो कि सौर या नवीकरणीय, जिसमें कि हम जैविक ऊर्जा की भी बात करते हैं, पवन ऊर्जा की बात करते हैं। और आज चीन के बाद हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर आता है जब हम बात करते हैं कि बायोगैस संयंत्र की। तो इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको लगता है कि किसानों को जोड़ना, उसकी जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। इसके लिए आप कैसे किसानों को ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो अपने खेतों से निकलने वाला अवशिष्ट जलाए ना, उससे सीधे उन योजनाओं का लाभ उठाए? ऐसी कुछ योजनाओं के बारे में आप बताएं जिससे आप किसानों को कनेक्ट कर रहे हैं। जी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे भारत सरकार ने 1,75,000 मेगावाट, 1 लाख जो आपने बताया वो केवल सौर ऊर्जा से है जी। तो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी से हमने 1,75,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा है, जो कि 2022 तक हमें पूरा करना है। इसमें 1 लाख सोलर एनर्जी से हमें करना है, 60,000 विंड एनर्जी से करना है और 5,000 हमें करना है जो स्मॉल हाइड्रो पावर छोटे संयंत्र होते हैं, और 10,000 मेगावाट हमें करना है बायोमास एनर्जी से। तो इसमें जो बायोमास एनर्जी का पोर्शन है, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, इसमें 2 या 3 प्रकार से हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जिनके अनुसार हमारी स्कीमें बनाई गई हैं। सबसे पहले लेते हैं हम लोग बायोगैस संयंत्र का, जिसमें कि 48 लाख बायोगैस प्लांट हमने लगाए हैं और प्रति वर्ष 1 लाख से 1.5 लाख तक बायोगैस संयंत्र लगाने का लक्ष्य होता है हमारा। ये बायोगैस संयंत्र जो हैं वो 1 घन मीटर से 6 घन मीटर की क्षमता के होते हैं, जिनमें कि घरों में जो हमारे जानवर होते हैं उनके वेस्ट होते हैं, या जो हरी भरी फसलें, जो पत्ते हैं, जो मतलब ग्रीन बायोमास जिसको कह सकते हैं, उनको भी मिक्स कर देते हैं हम लोग। और फिर इससे हम लोग अपने पानी में उसको मिक्स करके फिर संयंत्रों में डालते हैं। तो बायोगैस बनती है हमारी, जो रोज़ हमारे खाना बनाने के काम आती है, और यदि बड़ा संयंत्र है तो हम इससे बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं। हम ये चर्चा भी आपसे करेंगे कि वो आप जो बायोमास या बायोगैस संयंत्र कैसे लगता है, उसमें क्या सरकारी सब्सिडी मिलती है, क्या सरकारी सहायता मिलती है, लेकिन उससे पहले उस पर क्या अनुसंधान हो रहा है, इसके लिए हम चलते हैं IIT दिल्ली से आए हमारे अतिथि प्रोफेसर विजय साहब के पास। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आप का विभाग ग्रामीण विकास और प्रौद्योगिकी केंद्र IIT दिल्ली इस पर बहुत वर्षों से अनुसंधान कर रहा है जैविक ऊर्जा के ऊपर, और आपने जो डीजल इंजन है उसको भी जैविक ईंधन से चलाकर दिखा दिया है। तो हमें उस रिसर्च के बारे में बताएं जो IIT दिल्ली कर रहा है और कैसे उसका लाभ हमारे किसानों तक पहुंच रहा है। जैसा कि आपने बताया, मैं सीधा ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी केंद्र से जुड़ा हूं, मतलब किसानों के साथ और गांव के लोगों के साथ हमारा जुड़ाव रहता है, और वहां पे किस चीज़ की आवश्यकता है उसके हिसाब से हम काम करते हैं और अनुसंधान करते हैं। तो जैसे गांधी जी ने अपने एक सपना रखा था ग्राम स्वराज का, वैसे ही हमने पिछले कुछ वर्षों से कल्पना की है ऊर्जा स्वराज की जी। कि जो गांव के संसाधन हैं उनसे उतनी ऊर्जा बनाई जाए कि उनकी सारी ऊर्जा की आवश्यकताएं उससे पूरी हो जाए। तो वो एक ऊर्जा स्वराज की कल्पना हमने देश को देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि जो जैविक बायोमास है, जो वहाँ पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे जो नदी है, वहाँ पे जो तालाब है, वहाँ पे जो सौर ऊर्जा है, उन सबको हम समन्वित रूप से, इंटीग्रेटेड रूप से जिस तरह के रिसोर्सेज है उनको उपयोग करके, उससे बिजली चाहिए या उससे तापीय ऊर्जा चाहिए या उससे मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, उन सब का उत्पादन करें और जो जिस तरह की आवश्यकता है उसको उस हिसाब से निष्पादन करें। तो जैसे कि डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि जो जैविक पदार्थ हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि खेतों के डंठल या जानवरों के गोबर और इस तरह के जो भी जैविक पदार्थ है, चाहे पेड़ पौधों से लकड़ी हमको मिल रही है, भूसा हमको मिल रहा है, तो जो ड्राई बायोमास है उससे तो हम गैसीफायर चला के उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं उस गैस से, जिससे कि इंजन चल जाए, बिजली पैदा हो जाए। तो हमने पिछले कुछ वर्षों में इस तरह की कोशिश की है कि किस तरह से हम ग्राम स्वराज की तरह ऊर्जा स्वराज का एक उद्देश्य लेके गाँव में तक पहुँचें और जो वहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करके उनकी जिस तरह की ऊर्जा की आवश्यकता है वो वहीं की वहीं पूरी हो जाए। इसमें मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे कि जो ड्राई बायोमास हमारा उपलब्ध है उसको हम पैलेट्स बना के या उस भूसी को और या
ड्राई बायोमास को जला के एक गैसीफायर में प्रोड्यूसर गैस बना सकते हैं और उससे इंजन चला सकते हैं और हम उससे पावर जनरेट कर इसको सकते मैं हैं। और आसान शब्दों में समझना चाहूंगा सर, जो हमने ड्राई बायोमास कहा, हाँ, वो जैसे कि हमारे जो धान की भूसी है या गेहूं या जी, कटाई के बाद बचने वाला अपशिष्ट है, उसकी तरफ आपका जी, इशारा है। जो ड्राई बायोमास का मतलब ये है कि जो भूसा है हमारा, जिसमें कि मॉइस्चर नहीं होता। दूसरा हमारा बायोमास होता है जो मॉइस्ट होता है या हरा भरा जो होता है, जैसे कि गोबर है तो मॉइस्चराइज्ड बायोमास है, जो हमारा फूड वेस्ट है वो मॉइस्चराइज्ड बायोमास है, या जो हरी भरी हमारी पत्ते हैं वो मॉइस्चराइज्ड बायोमास है। इसका उपयोग हम बायोगैस संयंत्र में करते हैं, जिससे कि संयंत्र में डाला जाता है, एनारोबिक डाइजेशन होता है और उसमें बायोगैस बनती है। बायोगैस का उपयोग हम गैस को जलाने के काम में जैसे एलपीजी की तरह उपयोग कर सकते हैं, साथ में हम उससे बिजली पैदा कर सकते हैं। और अभी जो नई टेक्नोलॉजी हम लोगों ने विकसित की है उसमें इस गैस का उपयोग अपग्रेड करके हम सिलेंडर में उसको भर सकते हैं या उससे वाहन चला सकते हैं। जैसे कि पिछले कुछ वर्षों से मैं अपनी कार IIT दिल्ली में ही बायोगैस से चला रहा हूँ, और लगभग वो 40,000 किलोमीटर बायोगैस से चल सकी है, और उसमें एमिशंस जो पोल्यूशन है वो भी कम है, और उसकी एवरेज भी लगभग CNG के बराबर होती है। तो इनके अलावा वहाँ पे जो गाँव के अंदर जो अन्य संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे कि पशुधन का उपयोग भी हम ऊर्जा पैदा करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि चाहे वो वाटर पंपिंग हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी बनाना हो। चौथा जो स्मॉल और माइक्रो हाइडल्स एनर्जी है उसको भी हम गांव में उपयोग कर सकते हैं। और अंत में मैं कहूँगा सोलर एनर्जी, जिसका उपयोग पूरे देश भर में बड़े स्तर पे हो रहा है, उसमें छोटे छोटे लेवल पे भी गांव में उसका उपयोग किया सकता है। तो इन सारे टेक्नोलॉजीज पे हमारे यहाँ रिसर्च हो रही है, और हम चाहते हैं कि गाँव की स्वावलंबता, ऊर्जा स्वावलंबता किस तरह विकसित हो, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे गाँव एक इंडिपेंडेंट यूनिट बन जाए और कहीं से उनको ऊर्जा बाहर से नहीं लानी पड़े। खाद्य तेल हैं जैसे कि नॉन एडिबल ऑयल सीड्स हैं, जैसे करंज हुआ, महुआ हुआ और जेट्रोफा हुआ, और इस तरह के बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और जो ट्रीज हैं, उनसे जो तेल निकलता है उस तेल का उपयोग बायोडीजल में कन्वर्ट करने के लिए, और बायोडीजल का उपयोग हम इंजन चलाने के रूप में कर सकते हैं। और इस तेल निकालने के बाद जो खली बचती है, जिसको कि जानवर नहीं खाते हैं, उस खली का उपयोग हम बायोगैस पैदा करने के लिए कर सकते हैं। हमारा जो IIT दिल्ली का बायोगैस प्लांट है, पिछले 6 वर्षों से हमने वो ऐसे डीओइल्ड केक्स ही चला रहे हैं। पहले हमारे को 500 किलो गोबर रोज चाहिए था उस 20 क्यूबिक मीटर बायोगैस बनाने के लिए, अभी वो 25 किलो डीओइल्ड केक जो खली है उसी से हम उतनी गैस उत्पन्न कर रहे हैं। सर, यहाँ पर मेरे जहन में एक सवाल ये कौन रहा है कि आप अपनी कार अपने बनाई ऊर्जा से चला रहे हैं, जैविक ऊर्जा के सिलेंडर आपके पास हैं जिससे कि आप अपनी कार चला रहे हैं, 40,000 किलोमीटर आप चला चुके हैं जी। देश में हर साल एक बड़े मात्रा में जो अनाज बर्बाद होता है, जो नहीं होना चाहिए। अगर हम जो अनाज बर्बाद हो चुका है या जो हमारा रेजिड्यू है, जो हमारा अवशेष है, उसको एक रणनीति के तहत एक बड़े स्केल पर इस परियोजना को बनाएं, तो हम जो पेट्रोल और डीजल के दामों से जो मारामारी करते हैं, हमें वो प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है। तो हम क्यों ना इसको एक बड़ी, क्या कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कोई ऐसी स्कीम है? जी, भारत सरकार की एक नीति है कि सबसे पहली हमारी खाद्य सुरक्षा, और उसके बाद फिर सेकेंडरी लेवल पर है ऊर्जा सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा में जो भी खादने के लिए काम में आने वाला मटेरियल हम ऊर्जा के लिए काम में नहीं लेना चाहिए, ये हमारी एक भारत की रणनीति है। तो क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है। मेरा सवाल था कि जो हमारा बहुत बड़ा खाद्य जो है वो सड़ जाता है, हम अगर उसके लिए भी जो प्रयास सड़ करते गया, हैं। वो जो सारे सड़ सड़े चुका हुए है, जो सड़ चुका है, सड़ने के बाद जो मटेरियल है उसको हम बायोगैस उत्पादन के लिए उसमें काम में ले सकते हैं, और बहुत अच्छा वो मटेरियल है जिसका कि हम अच्छी क्वांटिटी में बायोगैस बना सकते हैं। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे और हम राघव जी के पास भी आएंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वो जमीनी स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्रों में किसानों को जोड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। लोक रंग हर शनिवार शाम 4:30 पर DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज विचार विमर्श में हम चर्चा कर रहे हैं जैविक ऊर्जा एक विकल्प, और अब हम अपने मेहमान डॉक्टर राघव से ही जानना चाहेंगे। डॉक्टर राघव, आप कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं और जमीनी स्तर पर किसानों को ज्ञान बांट रहे हैं। जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात होती है, ज्ञान आधारित आर्थिकी, आप तकनीकी ज्ञान का ट्रांसफर करते हैं किसानों को।
तो ऐसे कौन से वो प्रयास हैं जिसमें आप किसानों को बता रहे हैं कि वो अपने खेतों से फसल की कटाई के बाद निकलने वाला अवशिष्ट, पशुधन से निकलने वाला जो गोबर है और जो ऐसी चीजें हैं जो खेती के बाद बचती हैं, उसका उपयोग जैविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाए? वो कौन सा तकनीकी ज्ञान है, उसको हम यहाँ जानना चाहेंगे। हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि कृषि विज्ञान केंद्र का जो उद्देश्य है, देश में करीब करीब 650 से ज़्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं। हर एक जिले में एक कृषि विज्ञान हर एक केंद्र है। जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है। इसके अलावा कुछ जो बड़े जिले हैं या जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, उनका एरिया ज़्यादा है या जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पर एक से ज़्यादा भी हैं। तो ये एक नेटवर्क के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं और इनका एक ही मकसद है कि जो भी तकनीकी है किसानों के लिए, किसानों के उत्पादन से रिलेटेड हो, वो चाहे उनके उत्थान से रिलेटेड हो या गांव में ग्रामीण विकास से रिलेटेड हो, कोई भी तकनीकी किसी ने भी, चाहे वो उसको ईजाद किया है, चाहे वो विश्वविद्यालय से निकली है या आईसीआर की खुद की बहुत सारी तकनीकियाँ होती हैं या दूसरे जो शोध संस्थान हैं उन्होंने जो तकनीकी बनाई हैं, उन सभी तकनीकियों को किसानों तक पहुँचाना, बहुत सरल रूप में किसानों की भाषा में उनको उनका सरलीकरण करके जहाँ ज़रूरत हो उन तक पहुँचाना है। तो उनको पहुँचाने के लिए हमारे पास कई उपाय होते हैं, कई माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से हम उनको पहुँचाते हैं। तो जैविक ऊर्जा से जुड़े वो माध्यम क्या हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमें बताएं। जैसे कि आपने इथेनॉल का प्रोडक्शन किया है, जी, जो आपने ऐसी टेक्नोलॉजीज जो इनोवेशन किए हैं, उसके बारे में भी हमें बताएं। देखिए, मैं अभी जैसे इथेनॉल की आपने बात करी, अभी आपने डॉक्टर साहब से जब सवाल पूछा था कि जो सड़ा हुआ अनाज है उसको हम यूज़ कर सकते हैं क्या जी। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि सड़े हुए अनाज के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल चीज़ है, जो लाभदायक चीज़ है, वो है इथेनॉल पैदा करना। क्योंकि जो सड़ चुका है उसको आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो ईंधन के रूप में। तो ईंधन के रूप में हो सकता है उसका इतना उपयोग ना हो पाए, क्योंकि अनाज उतना ज़्यादा नहीं हो सकता जितना कूड़ा कचरा हो सकता है। तो उसको अगर आप इथेनॉल प्रोडक्शन के रूप में अगर इस्तेमाल किया जाए, और मुझे लगता है लोग करते भी हैं। इस इथेनॉल के बारे में हम और जानना चाहेंगे, आप सामान्य शब्दों में कि ये इथेनॉल कैसे बनाते हैं, जी, ये क्या टेक्नोलॉजी है और ये क्या काम आता है? हाँ, देखिए, इथेनॉल सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सिंपल अल्कोहल बोलते हैं जिसको गांव में लोग शराब कहते हैं या जो विस्की बोलती है, उसमें इथेनॉल ही होता है। 42% या अलग अलग स्ट्रेंथ के इथेनॉल होता है, बाकी पानी होता है। तो इथेनॉल में एक फ्यूल की क्वालिटीज़ होती हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो उनमें एक जो जलने की यानी कि कंबस्टन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इथेनॉल अगर आप देखिए, अभी भी बहुत से कंट्रीज़ में 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल या डीजल का मिक्सचर करके उसको रिकमेंड किया जाता है और वो चलता है। उससे एक तो पोल्यूशन कम होता है, दूसरा जो बायोमास जो आपका सड़ गया है, सबसे अच्छा है ग्रेन्स का, चाहे आप उसमें मक्का है, ज्वार है, जो भी दाने अनाज हैं जिनमें स्टार्च होता है या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अल्टीमेटली शुगर में कन्वर्ट करके उनको केमिकली या फर्मेंटेशन के थ्रू उनको डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जी, डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू उसको इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तकनीक पर हम चर्चा जारी रखेंगे विचार विमर्श में। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर बीके द्विवेदी। आप निदेशक हैं बायोवेद शोध संस्थान इलाहाबाद में, जो जैविक ऊर्जा पर कुछ अनुसंधान भी कर रहे हैं और किसानों की जन भागीदारी भी तय कर रहे हैं। जी डॉक्टर द्विवेदी, आप हमको बताएं कि किस तरह से बायोवेद शोध संस्थान में आप जैविक ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, कैसे आपने किसानों की जन भागीदारी तय की है, कैसे आप किसानों की फसल कटाई के बाद जो अवशिष्ट है उसको और गोबर के प्रयोग से उनके जो जैविक ईंधन का निर्माण कर रहे हैं वो क्या है, इस तकनीक को बताएं। जी, ये सर बायोवेद शोध संस्थान जो है सर उत्तर प्रदेश में नाबार्ड की मदद से हम लोग जो है जो एग्री वेस्ट मटेरियल हैं, जो गांव में बेकार पड़े हुए मटेरियल हैं, बायो रिसोर्सेज मटेरियल हैं, उनको लेकर के मूल्य संवर्धित और मूल्य वर्धित करके उनको वैल्यू एडिशन का काम कर रहा है। तो जैसे सर जो है गाय का गोबर है या कोई भी गोबर गांव में पड़ा है, तो गाय के गोबर से सर जो है हम लोगों ने तमाम मूर्तियां बना रहे हैं। तो लैक मड को मिला करके, गोबर को मिला करके हमने जो है ऊर्जा केक बनाया। तो जो ऊर्जा केक बन रही है सर, जो पत्ती है, घास है, छाल है, इनको सबको बर्न करके राख बनाया और लैक मड मिला के ऊर्जा केक बनाया। तो उसमें जो काउडंग से मिला करके इन सब का जो है तो
एक सर जो है ऊर्जा केक से 10 आदमियों का खाना जो है 10 रुपए में बन जा रहा है। और ये जो बायो रिसोर्सेज मटेरियल है इनका जो है मूल्य संवर्धन भी हो जा रहा है, कुछ अर्निंग भी हो जा रही है। तो इस ऊर्जा केक को बनाने में कितनी लागत आती है, ये और ये सर टेक्नोलॉजी क्यों किसी को अगर जानना हो तो वो कैसे प्राप्त हो सकती है? ये सर जो है गाय का गोबर जो है वो 100 ग्राम गोबर है और राख है, पत्ती और जो ये सारे मटेरियल उसके घर पर हैं, इनकी कोई कास्ट नहीं है। दूसरी बात यह है कि लैक मड भी जो लाख की खेती हो रही है और सोने के बाद लैक मड निकल रहा है वो भी है। तो 4-5 रुपए अगर कास्ट आ रही है 10 रुपए में बिक रहा है। जो बायो केक बना रहे हैं उसमें जो 10 रुपए लागत आती है उससे एक परिवार का कितने वक्त का खाना पक सकता है? 10 आदमियों का सर, एक वक्त का खाना? एक केक में 10 आदमियों का खाना बन सकता है। अच्छा, एक केक में 10 आदमियों का खाना पक सकता है। जो जी। पत्तियां और जो खेत से निकला अवशिष्ट है उसको जलाकर आप राख बनाते हैं और उसमें गोबर मिलाकर एक केक बनाते हैं। एक आपने उम्दा तकनीक बनाई। इसमें आप किसानों की भागीदारी कैसे तय कर रहे हैं और इसको कैसे आगे प्रचारित कर रहे हैं? इसमें सर ये कर रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ सर इलाहाबाद में श्रृंगेरपुर जगह है, तो वहाँ जो डेड बॉडी आती है उनको जलाने के लिए 5-6 कुंटल लकड़ी यूज होती है। तो मैंने एक काऊडंग की लकड़ी बना रहे हैं और इसमें जो काऊडंग का एक क्रिमिनेशन में लगता है तो 2.5-3 कुंटल लकड़ी लगती है। तो 2.5-3 कुंटल में उसकी जो लकड़ी से जो एनर्जी निकलती है और हमारे केक से एनर्जी निकलती है वो दुगना हो जाती है। तो उसमें 6 कुंटल लकड़ी बच रही है और साथ ही साथ धुआं नहीं हो रहा है और लाश जल्दी जल जा रही है। तो मैंने इसको जो है इनकम और एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा है। जो गांव में बायोमास और एग्री वेस्ट मटेरियल है उनको जो है लिंक कर दिया है। दूसरा सर जैसे हवन सामग्री में है तो इससे हवन सामग्री भी बना दिया है। डॉक्टर द्विवेदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लकड़ी भी बना दिया है। जी, आपकी जानकारी, आपकी बात हम तक पहुंच गई है। जिस तरह से आप किसानों को जोड़कर जैविक ईंधन बना रहे हैं, बायो केक बना रहे हैं, जो आपने इनोवेशन किया है उसको भी एक दिशा देने की जरूरत है और आगे भी हम आपसे संपर्क करेंगे। और अब हम डॉक्टर त्रिपाठी के पास आते हैं और जिस तरह से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो सब्सिडी देता है अगर किसी फार्मिंग कम्युनिटी को या किसी रूरल कम्युनिटी को अपने घर के लिए अगर बायोगैस संयंत्र लगाना हो तो उसमें क्या खर्चा आएगा? अगर एक घर में 5 या 7 मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, तो उसको अगर अपना महीने भर का खाना बायोगैस संयंत्र से पकाना है तो उसमें क्या खर्चा आएगा और सरकार उसमें क्या सहायता देती है? देखिए, जो आपने बताया 5 से 7 परिवारों का जो है किसी परिवार में, तो लगभग 2 क्यूबिक मीटर का 2 घन मीटर का प्लांट उनके लिए उचित रहेगा। और उसकी जो लागत आती है, आजकल 2-3 तरह के मॉडल उपलब्ध हैं जिनकी लागत लगभग 25 से 26 हज़ार रुपये आती है इनकी लागत। और भारत सरकार की ओर से इन सभी प्लांट को लगाने के लिए कुछ सब्सिडी दी जाती है। ये सब्सिडी डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ कुछ ज़्यादा सब्सिडी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगभग 15,000 तक सब्सिडी भी है। और जो हमारे प्लेन एरियाज़ हैं, हमारे जो जनरल स्टेट्स हैं, वहाँ पे लगभग 5,500 रुपये सब्सिडी है। और जो कुछ हमारे आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनके लिए सब्सिडी 7,000 रुपये। तो इसके लिए व्यक्ति को कहाँ जाना होगा? व्यक्ति को इसके लिए ये कार्यक्रम जो है ये विभिन्न माध्यमों से चलाया जा रहा है, जैसे जिनमें अधिकतर, जैसे मैं एक सीधे कहना चाहूँगा कि जो BDOs होते हैं गांव में, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, तो उनके यहाँ इस स्कीम के बारे में पूरा जानकारी रहती है। अगर किसी को प्लांट लगवाना है तो उन BDO को संपर्क करें। अपने ग्राम में विकास अधिकारी भी उनके गांव में आते हैं, उनसे संपर्क करें कि वो प्लांट लगाना चाहते हैं। वो सरकार की स्कीम के बारे में पूरी तरह से इनको जानकारी देंगे और ये अपना प्लांट लगा सकते हैं। और आज हमने प्लांट लगाया और कल की तारीख में उसमें कुछ अवरोध पैदा हो गया, वो खराब हो गया, उसको मरम्मत की टेक्नीशियन की जरूरत है, तो वो कैसे प्रोवाइड कराए जाते हैं? इसके लिए हमारे यहाँ विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंदर चलाए जाते हैं, जिनमें कि जो मैकेनिक्स, जो मैसन्स जो होते हैं, जो राज होते हैं, कारीगर होते हैं, वो जो लगाते हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। और उनको ये कहा जाता है कि 8 से 10 गाँव को वो कवर करते हैं। और मंत्रालय की ओर से एक स्कीम में प्राविधान भी है, उनको एक पूरा किट दिया जाता है। तो ये लोग उनको संपर्क कर सकते हैं, जो लोग इनके यहाँ प्लांट लगाते हैं उनको संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बायोगैस डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर्स ये देश के विभिन्न भागों में भी उपलब्ध हैं, जहाँ पे यूज़र्स ट्रेनिंग, मतलब जो किस तरह इस्तेमाल किया जाए और किस तरह उसकी रख रखाव किया जाए,
ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है जब प्लांट लगता है उसी समय में, क्योंकि 15 से 20 दिन लगने का समय होता है, जी। उस बीच उनको सारी ट्रेनिंग ये दी जाती ट्रेनिंग है। कैसे दी जाती है और इसमें क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं? क्योंकि आज हमारे साथ आईआईटी दिल्ली से ग्रामीण विकास और प्रौद्योगिकी केंद्र के प्रमुख प्रोफेसर विजय भी हैं, जो आप एक ट्रेनिंग सेंटर भी संचालित करते हैं, जी, जी। जिसमें कि आप किसानों या टेक्नीशियंस को ये ट्रेनिंग देते हैं कि जैव ऊर्जा संयंत्र कैसे चलाए जाएं और कैसे जैविक ईंधन जो है किन तकनीकों से बनाया जाए। तो किस तरह की वो ट्रेनिंग है, और अगर कोई ट्रेनिंग आपसे लेना चाहे, कोई किसान या कोई तकनीक का कोई अपनी जानकारी बढ़ाना चाहे, उस तकनीक के बारे में ज्ञानार्जन करना चाहे, तो वो कैसे आपसे जुड़ सकता है? तो कम से कम जो बायोगैस का सेक्टर है, इसमें हम 4 तरह की ट्रेनिंग करवाते हैं, जो मिनिस्ट्री का भी मैंडेट है। उसमें एक होती है सबसे पहले जो इसको यूज़ करते हैं उनकी ट्रेनिंग की, किस तरह वो रखरखाव करें अपने बायोगैस प्लांट का, किस तरह से उसको एफिशिएंटली यूज़ करें, किस तरह से उनके पाइपलाइन का रखरखाव हो, चूल्हे का रखरखाव हो, और उसमें कितना रोज़ गोबर डाला जाए, उसमें पानी कितना मिलाना चाहिए। ये तो हुआ एक यूजर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो हमारे देश में जितने भी राजमिस्त्री हैं और कारीगर लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और बायोगैस प्लांट लगाना चाहते हैं, तो उनको सरकार भी इसको सहायता देती है और हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो जैसे कि हर जो भी बायोगैस ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके जिम्मे कुछ न कुछ राज्य उनके हैं अवेलेबल। जैसे मैं दिल्ली का सेंटर चलाता हूं, तो मेरे अंडर में 4 राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा। तो इन चारों राज्यों में जो भी मेसन्स को ट्रेनिंग होनी चाहिए वो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। गांव में जो उसके उपयोग करते हैं, उनका रखरखाव करते हैं, ऐसे बायोगैस संयंत्र की यूजर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, जिसमें कि उनको कितना गोबर डालना है, कितना पानी डालना है, पाइपलाइन का क्या ध्यान रखना है, बर्नर का क्या ध्यान रखना है, और उसको एफिशिएंटली कैसे रन करना है, इसकी ट्रेनिंग देती है। दूसरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हमारे मेसन्स और राजमिस्त्रियों के लिए है, जो कि बायोगैस प्लांट कंस्ट्रक्शन की हम उसको ट्रेनिंग देते हैं कि कोई भी बायोगैस प्लांट किस तरह से गाँव में बनाया जाए, और वो हम उनको गाँव में ले जाते हैं और वो बायोगैस प्लांट बना के दिखाते हैं। ट्रेनर उनको सिखाता है कि किस तरह से पूरा एक बायोगैस प्लांट शुरू से लेकर आखिरी तक बनाया जाए। तीसरी जो ट्रेनिंग होती है, जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके जो ऑफिसर्स हैं जो फील्ड में होते हैं ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उन JN, IN और सुपरवाइजर्स को हम लोग यही बुलाते हैं, और वो कहलाती है स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। और चौथी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम नेशनल लेवल पे करते हैं कि देश भर में कोई भी एंटरप्रेन्योर बायोगैस फील्ड में आना चाह रहा हो, बायोगैस पावर जनरेशन के फील्ड में आना चाह रहा हो, या जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है उस फील्ड को सीखना चाह रहा हो, उनके लिए एक स्पेशल नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम चलाते हैं, जिसमें कि 3 दिन से 5 दिन का प्रोग्राम या 10 दिन का प्रोग्राम होता है। और देश भर में जो नए एंटरप्रेन्योर हैं वो फ्रीलांस की तरह से ट्रेनिंग करते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड है वो आ जाए, उसका कोई चार्जेज होता है और हम लोग इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। तो ये तो हुआ बायोगैस के बारे में। दूसरा हमारा एक कुक स्टोव प्रोग्राम है, चूल्हा प्रोग्राम। उस चूल्हा प्रोग्राम में हम इस तरह के चूल्हे विकसित कर रहे हैं जिनकी की एफिशिएंसी ज़्यादा हो। अभी एक हमारे PhD स्कॉलर ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें कि आप जो लकड़ी जलाते हैं चूल्हे के अंदर, उससे उसमें बिजली भी पैदा होगी, और वो बिजली आप जनरेट करेंगे और उससे एक बैटरी को चार्ज करेंगे, और उस बैटरी को चार्ज करके आप 1 वाट, 2 वाट, 6 वाट तक LED का बल्ब जला सकते हैं, और आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। अभी जो उसके लिए इक्विपमेंट हमको परचेज करना पड़ता है वो अमेरिका से आता है या विदेश से आता है, देश में कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है। हम लोग को अगर लार्ज क्वांटिटी में इस तरह की मैन्युफैक्चर करेंगे तो जो कीमत अभी 4000 5000 के लगभग पड़ रही है, वो कीमत 1500 2000 तक आ सकती है। और अगर कोई समूह आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे तो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? उसको IIT दिल्ली में लिखना पड़ेगा या किस माध्यम से आपको संपर्क करना वो पड़ेगा? हमको कभी भी हमारा ईमेल पे, हमारी वेबसाइट पे हमको लिख सकता है, और हम स्पेशल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे शेड्यूल ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनमें उनको अकोमोडेट कर सकते हैं कि हाँ आइए और आप भी हमारे दूसरे ट्रेनिंग के साथ में अपनी इस चीज़ की ट्रेनिंग ले लीजिए। साथ में मैं बताना चाहूँगा कि बायोगैस के फील्ड में ही हमने जो एग्जिस्टिंग आपका डीजल जेन सेट है जो गांव में यूज होता है, डीजल पंप है जो आप गांव में पंपिंग के लिए, वाटर पंपिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसको बायोगैस इंजन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें फिर आपको डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 100% आप बायोगैस से उसको चला सकते हैं। उसका एक कन्वर्जन किट हमने बनाया है जो कि चाहे 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट के इंजन है, उनको आप डीजल इंजन की जगह बायोगैस इंजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ अनुसंधान है जो कि गांव के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है और उनका उपयोग होना चाहिए। तो क्या IIT दिल्ली का ये अनुसंधान या देश में और भी जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जो फंडिंग से जो अनुसंधान हो रहे हैं, क्या वो अनुसंधान कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए आम आदमी तक आम भाषा में पहुंच रहे हैं? ये हम जानेंगे डॉक्टर राघव से। हाँ देखिए, बिल्कुल पहुंच रहे हैं।
क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र आजकल सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है। जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो, या यूनिवर्सिटीज़ हों, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हों, सभी का फोकस कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ है। और या तो कृषि विज्ञान केंद्र या जो BDO, जैसे अभी आपने बताया, जो ब्लॉक लेवल पे जो डेवलपमेंटल एजेंसीज इंस्टीट्यूशन हैं, उनके थ्रू। तो कृषि विज्ञान केंद्र बिल्कुल अग्रणी है इसमें। जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है हम उनसे संपर्क करते हैं जहाँ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और नहीं तो जिनकी टेक्नोलॉजी है वो हमसे संपर्क करते हैं, और हम विभिन्न माध्यम से किसानों तक सीधे उनके खेतों में, उनके घरों में, उनके जहाँ पशु रहते हैं वहाँ जाके उनके खेतों में डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। उन्हीं के द्वारा वो एक्सपेरिमेंट कराते हैं कि ये देखिए और ये इसका ये लाभ सीधा है। तो ये एक फ़ायदा होता है KVK के द्वारा किसानों को, कि हम खुद नहीं करते, हम किसानों से ये सब करवाते हैं। आपने कोई ऐसा सर्वेक्षण किया कि पिछले 10 साल में जो चिंता का विषय ये भी देश में बना रहा कि जो खेतों में फसल कटने के बाद जला दिया जाता है अवशेष, तो वो एक बहुत बड़ा चिंता का मुद्दा है। तो उसमें कोई ऐसा सर्वेक्षण आपने किया जिसमें कुछ कमी आई हो, कुछ आपकी जागरूकता फैली हो? आप कैसे टेस्ट करते हैं? क्योंकि यहाँ पर तकनीकी जो शब्दावली है, वो जो आप जब बायो एनर्जी की बात करते हैं वो अंग्रेजी में होती है, कंटेंट इंग्लिश में होता है। आप जब आम भाषा में आम आदमी तक उसको पहुंचाने की चेष्टा करते हैं तो वो भी तकनीकी शब्दों का जो अनुवाद होता है वो भी उसके लिए बहुत जटिल होता है। तो वहाँ पे आप कैसे उसको डील करते हैं? देखिए, इस विषय को मैं 2 भागों में बांटूंगा, देश के पूरे क्षेत्र को। एक वो क्षेत्र जो बहुत ही विकसित क्षेत्र है, जहाँ रिले क्रॉपिंग होती है, जहाँ मल्टी क्रॉपिंग होती है, जहाँ फसल खेत को 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो जहाँ जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, आपका वेस्टर्न यूपी है, जो जहाँ फर्टाइल लैंड्स हैं और जहाँ के किसान बहुत जागरूक हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, वहाँ ये समस्या उतनी नहीं है जलाने की, क्योंकि वहाँ तो उनको मालूम है, उनकी चेतना भी है इस बात की कि इसको हमें कैसे यूज़ करना है। जो वर्स्ट रीजन है, जो सबसे ख़राब क्षेत्र है इस मामले में, वो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जहाँ झूम कल्टीवेशन यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, जहाँ हज़ारों एकड़ जो लैंड है हर साल जला के ख़त्म कर दी जाती है, हज़ारों एकड़। और वहाँ एक ट्रेंड है कि जो किसान है वो हर साल नई खेती करने के लिए जंगल जलाता है, क्योंकि वहाँ खेतों में कमी नहीं है, उनके पास हेक्टेयर्स में जमीन नहीं है। तो इन हजारों एकड़ जमीन से जो फसल कटाई के बाद निकलने वाला अवशेष है, उसको अगर जैविक ऊर्जा में तब्दील कर दिया जाए या जैविक ईंधन में तब्दील कर दिया जाए, तो उनको भी मुनाफा होगा और वो प्रदूषण भी फैलने से बचेगा। बिल्कुल होगा, वो उसकी हम जागरूकता फैलाते हैं, हमारे पास अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं जी। वो क्या अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे कि किस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र किसान समुदाय से जुड़ रहे हैं और किस तरह से जैविक ईंधन या जैविक ऊर्जा से जुड़ा तकनीकी ज्ञान किसानों तक पहुंच रहा है, किस तरह से यह तकनीकी जानकारी किसानों को पहुंचाई जा रही है कि वो अपने खेत में फसल कटाई के बाद जो पैसा बिखरा रहता है, जो अवशिष्ट बचता है, उसको वो जलाकर खत्म ना करें, बल्कि उसको ऊर्जा में तब्दील कर अपना कुछ फायदा उठाएं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, विचार विमर्श जारी रहेगा। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। इनमें से कौन सा तत्व पौधों के लिए लगभग गैर जरूरी है? सोडियम। देखें घूमते फिरते, रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विचार विमर्श में आज हम चर्चा कर रहे हैं जैविक ऊर्जा एक विकल्प, और हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले डॉक्टर राघव से कि कृषि विज्ञान केंद्रों से जो तकनीकी ज्ञान है जैविक ईंधनों का और जैविक ऊर्जा का, वो किस तरह से आप आम किसान में स्थानांतरित कर रहे हैं, वो कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र हिंदुस्तान के, भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में स्थित है। तो ये संदेश हमारे किसानों को आप बताएं कि कैसे खेतों से जुड़े व्यक्ति, खेतों से जुड़ा किसान कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर अपनी भाषा में तकनीकी ज्ञान हासिल कर सकता है, खासतौर पर जैव ऊर्जा से जुड़ा हुआ। देखिए, जैव ऊर्जा का जो विकल्प है, उसको जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उसको हम 2 दृष्टिकोण से बताते हैं किसानों को। एक तो उत्पादन है सीधे सीधे कि जैव ऊर्जा का उत्पादन करिए, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है जैव ऊर्जा का संरक्षण भी। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ कृषि के क्षेत्र में हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड बनाने में भी बहुत सी ऊर्जा
लगती है और उसमें पोल्यूशन भी पैदा होता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रयास होता है कि वो जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं या जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हैं उनका इस्तेमाल ना करके वो बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें जी। तो बायो फर्टिलाइजर से एक तो क्या होगा कि जो जैविक पदार्थ हैं उनका कंजप्शन ज़्यादा बढ़ेगा एक तरफ, दूसरा तरफ जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स बनाने में जो इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन फैलाती हैं, जो एनर्जी यूज़ करती है, वो उसकी खपत होगी। तो एक तो हमारा संरक्षण का मुद्दा रहता है और दूसरा उत्पादन का। जो उत्पादन का मुद्दा है वो हमारे 3 या 4 प्रोग्राम हमारे होते हैं। सबसे पहले हम जितने भी स्कीम्स हैं जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं उनके बारे में अवेयरनेस पैदा करते हैं किसानों के पास जाके कि देखिए ये स्कीम्स हैं, इनके ये लाभ हैं और ये इसका ये तरीका है। उसके बाद जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं जिनके पास सुविधाएं होती हैं, जिनकी फिजिबिलिटी होती है करने की, उनको फिर ट्रेनिंग देते हैं स्पेसिफिक कि उनके किसानों के खेत पे ही जाके। और तीसरा हमारा मेथड होता है डेमोन्स्ट्रेशन का, यानी जो आदमी बिल्कुल इस लायक है कि वो बहुत अच्छे से करना चाहता है, दूसरों को भी मोटिवेट करना चाहता है, तो हम उन्हीं के फार्म पे जाके उस टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। और डेमोन्स्ट्रेशन भी 2 तरीके से करते हैं। एक तो सीधा सीधा डेमोन्स्ट्रेशन कि बिल्कुल सीधी सिंपल टेक्नोलॉजी है और हमने जाके बता दी। कई बार ऐसा होता है कि वातावरण के हिसाब से या वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से उस टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ता है। मान लीजिए कहीं बारिश ज़्यादा होती है, बारिश कहीं होती है, ईंधन सूखता नहीं है, तो इन परिस्थितियों के हिसाब से हम थोड़ा सा उसमें रिफाइनमेंट करते हैं और रिफाइनमेंट करने के बाद फिर पहले खुद टेस्ट करते हैं और जब हम टेस्ट कर लेते हैं तो फिर सीधे फार्मर्स के वहाँ पे जाके उसको बता देते हैं। यहाँ पर एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जो कई सारे टर्म्स हैं जैसे हम कहते हैं जैविक ऊर्जा, जैविक ईंधन, बायोगैस एनर्जी, जिसे हम बायोमास एनर्जी जो कहते हैं या बायोगैस के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ अपशिष्ट पदार्थों से भी ऊर्जा का एक अलग कार्यक्रम है। तो इस पर हम डॉक्टर त्रिपाठी से भी थोड़ा जानना चाहेंगे, थोड़ा हमारे दर्शकों में ये भ्रम भी दूर हो जाए कि जो जैविक शब्द है वो कितने तरीके से हमें ऊर्जान्वित कर रहा है, कितने तरीके से ऊर्जा दे रहा है। मैं डॉक्टर त्रिपाठी के पास आऊंगा। जैसे कि ऐसे भी प्रयोग हो रहे हैं देश में कि किसान अपने खेत से जो उसका जैविक अपशिष्ट बच रहा है उससे वो सीधे ग्रिड से जुड़ के बिजली पैदा कर रहा है और पैसा कमा रहा है। तो ये कार्यक्रम कैसे चलाया जा रहा है? और उसके अलावा जो कम्युनिटी कुकिंग की हम बात कर रहे हैं, जो नवीनी आपका मंत्रालय काम कर रहा है इसके लिए, तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि अगर सभी किसान भाई उससे जुड़ते हैं तो बड़ा संयंत्र जो बायोमास का, ये जो आपने जैविक ऊर्जा बताया, इसका एक बड़ा संयंत्र लगाया जाता है जिसमें कि सब लोग अपने खेतों के अपशिष्ट को वहाँ पे जाके बेच सकते हैं। या जो जिस तरह की आपने जैसे कि शुगर का सिस्टम होता है कि आप चीनी मिल में आप जाके अपना गन्ना दे देते हैं, इसी तरह 2 तरह से हो सकते हैं कि अगर बड़े संयंत्र में किया जाए तो किसान भाई अपनी जो भी वेस्ट निकलता है उसको ले जाके उनको दे सकते हैं और इससे उनको पैसा प्राप्त हो सकता है। तो जो बड़ा संयंत्र लगाता है, कोई कंपनी लगाती है या कोई बड़े लोग इसको लगाते हैं ताकि क्योंकि उसमें काफ़ी धन की आवश्यकता होती है, तो वो लोग सीधे सरकार को बिजली बेच के अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कर्नाटक में लगाया गया है एक बड़ा संयंत्र। हाँ, ये पूरे देश में कई जगह लगाए गए हैं और अभी आपको बताना चाहेंगे कि 4800 मेगावाट के इस तरह के संयंत्र हमारे पूरे देश में लगाए गए हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो जो केवल गन्ने की चीनी मिलों में लगाए जाते हैं, जिनको को जनरेशन के माध्यम से हम लोग बिजली पैदा करते हैं, अतिरिक्त बिजली पैदा करते हैं जो कि उसी जगह चीनी की मिलों में इस्तेमाल की जाती है, अथवा उसको अधिक बिजली को हम ग्रिड में भी डाल देते हैं। और दूसरे होते हैं जो कि जिसमें कि हम जो वेस्ट होता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, रेसिड्यूज़ होते हैं, या पेड़ों की जो छालें होती हैं, पेड़ों की टूटी टहनियाँ होती हैं, जो फॉरेस्ट के जो वेस्ट होते हैं, रेसिड्यूज़ होते हैं, उन सब को इकट्ठा करके उनको जलाते हैं। और जलाने मतलब उस प्लांट के अंदर ही सारा सिस्टम होता है, उनको जलाया, उसके बाद बॉयलर में स्टीम जनरेट करते हैं और फिर आगे स्टीम से हम टरबाइन चला के बिजली पैदा करते हैं। ये हुई बड़े संयंत्रों की बात। सामुदायिक रूप से मैं ये बताना चाहूँगा कि किसान भाई अपने गांव में 2 तरह की चीज़ें कर सकते हैं। एक तो अगर वो सामुदायिक बायोगैस संयंत्र भी बनाए जा सकते हैं, जैसे आप कम्युनिटी कुकिंग के नाम से हो सकता है, या कम्युनिटी बायोगैस प्लांट्स। हम लोगों ने, मैं याद करता हूँ 1984 से 86 के बीच में सुल्तानपुर ज़िले में मैं पोस्टेड था एज ए प्रोजेक्ट ऑफिसर। वहाँ पे एक गाँव में हमने 2 सामुदायिक बायोगैस संयंत्र लगाए थे। तो उसमें क्या था कि सब लोग अपने घर का जो अपशिष्ट होता है, चाहे जानवरों का अपशिष्ट हो, चाहे
जो वेस्ट हो क्रॉप्स का, सबको इकट्ठा करके उन प्लांट में डालते हैं, फिर उसके बाद पाइपलाइन के जरिए लोगों को गैस दी जा सकती है। दूसरा, इंडिविजुअल घरों में जो छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र मैंने आपसे बताया लगा सकते हैं। और जहाँ तक सूखे बायोमास का सवाल है जी। जो कि पकी हुई फसलों के बाद जो डंठलें वगैरह बचती हैं, उसमें छोटे गैसीफायर भी लगाए जा सकते हैं। ये गैसीफायर जो हैं ये काफ़ी मतलब 10 किलोवाट के, 5 किलोवाट के, 20 किलोवाट के, 50 किलोवाट के लगाए जा सकते हैं और उनकी बिजली का इस्तेमाल उस गांव में किया जा सकता है। अब हम आपसे कुछ बहुत संक्षेप में, जो शब्दावली का मैंने जिक्र किया था, हम जो जैविक ऊर्जा बोलते हैं, जैव ईंधन बोलते हैं और अपशिष्ट से बनी ऊर्जा बोलते हैं, तो ये क्या सब एक ही है या कुछ इसका अलग अलग इसमें कुछ परिभाषित हम कर सकते हैं इसको? देखिए, ऊर्जा के फॉर्म अलग अलग हैं जी। ऊर्जा को बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है जो कि मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो सूखा और गीला बायोमास, जी। ऐसे बांटिए इसको। जी। जो गीला बायोमास है उसको डाइजेशन करके, एनारोबिक डाइजेशन करके बैक्टीरियाज के माध्यम से बायोगैस जनरेट होती है। जो तरल अपशिष्ट है, हाँ, उससे भी हम बायोगैस जनरेट करके और फिर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें गोबर का भी इस्तेमाल होता है। और जो सूखा अपशिष्ट है उसको हम जला के, सीधा जला के, क्योंकि वो उसमें मॉइस्चर नहीं होता, और जला के फिर गैसीफायर के माध्यम से हम उसमें गैस जला के, और चाहे बिजली बनाएं, चाहे मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करें, चाहे हीट एनर्जी यूज़ करें। एक चीज़ जो हम लोग अभी तक टच नहीं किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायोगैस संयंत्र से जो खाद निकलती है जी, वो बहुत ही अच्छे किस्म की खाद होती है। और फर्टिलाइज़र के आने से पहले आप याद करिए वो समय जब हमारे पास कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं था, तब भी हम लोग बहुत अच्छी फसलें उत्पादन करते थे। तो ये जो बायोगैस की जो खाद होती है, ये पूरी तरह से रिच होती है, और हम इसमें अगर अपनी खेती में इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करें तो हम लोगों को जो फसलें होती हैं उसमें इजाफा भी होता है। हम लोग का एक फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बायोगैस मैन्योर हमारा एक कार्यक्रम था मंत्रालय में, तो हमने लगभग करीब 500 जगह के सैंपल्स को कलेक्ट किया और उन पे हमने पूरा रिसर्च किया था। तो हमने ये पाया था कि 10 से 20% तक की हमारी क्रॉप जो है वो उनमें इजाफा होता है। बहुत संक्षेप में, क्योंकि आपको आपका मंत्रालय जन जागरूकता पर भी बहुत जोर देता है, तो बहुत संक्षेप में हमको बता दें 1 मिनट में कि आप कौन से ऐसे अभियान चला रहे हैं जिसमें आप किसानों को सीधे जोड़ रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, जिससे कि हम इस बड़ी समस्या से निजात पा पाएं जो हमारे खेतों में आग लगा दी जाती है और फसलों के बाद बचे अपशिष्ट को जला दिया जाता है। वो कौन सा ऐसा अभियान है या कौन सा ऐसा कार्यक्रम है? हमारे 2 कार्यक्रम हैं। एक बायोगैस कार्यक्रम जो कि पूरे देश में काफ़ी जोर शोर से चल रहा है, और दूसरा है बायोमास गैसिफिकेशन कार्यक्रम जी, जिसमें कि जलाया ना जाए, क्योंकि आपको मतलब इससे पोल्यूशन होता है जी, जलाया ना जाए, उसको बचाया जाए, उससे मुनाफा कमाया जाए, उससे बिजली पैदा की जाए। तो इन दोनों कार्यक्रमों का लाभ उठाया जाए, और इनके बारे में जानकारी हमारे राज्य की नोडल एजेंसीज हैं, हर राज्य में हैं, और एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट हैं या जो BDOs के ऑफिसेज हैं, वहाँ से इनकी सारी जानकारी मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अंत में प्रोफेसर विजय के पास आते हैं। समय कम बचा है सर, संक्षेप में हम जानना चाहेंगे कि आपका जो रिसर्च है जैविक ऊर्जा पर जो हो रहा है, वो आम आदमी तक पहुंचाना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसकी हम आज इस विचार विमर्श में चर्चा भी कर रहे हैं। और आपको हम सर लास्ट कमेंट चाहेंगे कि जैविक ऊर्जा पर हो रहे अनुसंधानों को आम आदमी तक आप कैसे पहुंचा रहे हैं? जैसे कि डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि हम जब जैविक की बात करते हैं तो 2 उसकी पैरेलल टेक्नोलॉजीज़ हैं। एक है जो सूखा बायोमास है, उसको गैसीफायर करके उससे एनर्जी उत्पन्न करना, और एक है जो गीला बायोमास है, उसको हम यूज करके गैस बनाना। पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है और भूसा भी सबसे ज़्यादा निकलता है। जो चावल का भूसा है जनरली वो खेत में ही किसान जला देते हैं, और उसका जो पोल्यूशन होता है उससे दिल्ली और आसपास के सारे प्रदेश प्रभावित हो रहे हैं, और पूरे देश के उसके पर्यावरण पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो उस चावल के भूसे को हम किस तरह से एनर्जी के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ताकि किसान को जो पैदा कर रहा है उसको उसकी कीमत मिले और उससे लाभ हो, उसको जलाए नहीं। जला इसलिए रहा है कि उसको उसकी कीमत नहीं मिल रही है, जब उसको कीमत मिलने लग जाएगी तो वो जलाएगा नहीं, उसको बेचेगा या कहीं काम में लेगा। तो एक फजील का शहर है जहाँ पे कि 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम राइस स्ट्रा, वो चावल के भूसे से 1 मेगावाट का
बिजली पैदा कर रहे हैं और वो खरीदते हैं भूसे को और बिजली पैदा कर रहे हैं। उसमें जो टेक्नोलॉजिकल थोड़ी दिक्कतें थी, दुनिया का अकेला प्लांट है वो जो पूरा इस पे चल रहा है। IIT दिल्ली ने भी टेक्नोलॉजी में उनको मदद की है अभी, उसके पहले उनका प्रोडक्शन कम होता था, उसको बढ़ा दिया है। दूसरा जो है, पूरे देश में बायो एनर्जी पॉलिसी MNRE बना रहा है और उसमें एक बायोगैस भी कंपोनेंट रहेगा, जिसमें कि 1 करोड़ बायोगैस प्लांट अगले 2021 तक कैसे बनाए जाएं देश भर में, उस पर चर्चा हो रही है और वो जल्दी से वापस शुरू होने वाला है। तीसरा, IIT दिल्ली एक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसने कार्यक्रम शुरू किया है उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान में जो देश भर की संस्थाएं हैं, चाहे वो IIT हों, NIT हों, IIMs हों, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हों, जो कोई भी नॉलेज इंस्टीट्यूशन है, वो गांव के लिए काम करे। अभी तक पूरे देश में पिछले 50-60 वर्षों में संस्थाओं ने गांव के लिए काम नहीं किया। हमारे यहाँ जो लड़का आता है वो अमेरिका जाना चाहता है, यूरोप जाना चाहता है, पर गांव में नहीं जाना चाहता। तो हमने इसको किस तरह पैराडाइम शिफ्ट हो एजुकेशन प्रोग्राम में, रिसर्च प्रोग्राम में और एकेडमिक प्रोग्राम्स में, तो हमने ICR को जोड़ा है, दूसरी सारी संस्थाओं को जोड़ा है और 10 विषय लिए हैं उसमें जैविक खेती और गौ आधारित अर्थव्यवस्था, ये भी एक मुख्य विषय है। और हम कोशिश की बाध्यता है जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें ICRC के साथ मिलकर 100 सेंटर डेवलप कर रहे हैं, जिसमें जैविक खेती की जाएगी और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसे रिसोर्स सेंटर बनाए रहे हैं और जिसमें कि किसानों को सीधे सीधे उससे फायदा मिलने वाला है। धन्यवाद सर, आप सभी विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और जैविक ईंधन, जैविक ऊर्जा एक विकल्प की हमें जो तमाम तकनीकी जानकारी दी। और हमें उम्मीद है कि आज जो हम ज्ञान आधारित आर्थिकी की बात करते हैं, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, हमारे निर्णय ज्ञान पर आधारित हों और हम ये जान सकें, उन तकनीकों को जान सकें जो तकनीकें हमारे फसल की कटाई के बाद हमें अपने खेत के अवशेष को जलाने के लिए बाध्य ना करें, बल्कि उससे हम ऊर्जा बना सकें, उसका प्रयोग हम ईंधन के रूप में कर सकें, उसका प्रयोग हम खाद के रूप में कर सकें, अपने खेत में अपने घर के खाने को पकाने के लिए हम एक जैविक ऊर्जा संयंत्र लगा सकें। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ विचार विमर्श में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।